अभी हाल में ही भारतीय संसद में एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि क्यों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम की जगह जन गण मन को इंडिया का नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान बनाया। क्वेश्चन ये भी है कि वंदे मातरम के क्यों टुकड़े किए गए। टुकड़े मतलब कि पहले दो स्टांजा जो है वंदे मातरम का, उसको ही एज ए नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, बाकी के जो 6 स्टांजाज हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। ये मुद्दा तब उठा है जब 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम की रचना के। तो आइए समझते हैं इस मामले को पूरी डिटेल में, किस तरह के एलिगेशंस लगे हैं और किस हद तक इस पूरे एलिगेशन में सच्चाई है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्यों हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे। तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने 150 साल सेलिब्रेट किया है वंदे मातरम की रचना का। ठीक, इसी मुद्दे पर बात करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे एक्यूजेशन लगाया है। मोर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पे एक्यूजेशन लगाया है कि उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को अपीज करने के लिए वंदे मातरम से कुछ स्टैंजास को एक्सक्लूड कर दिया गया था। इस पूरे एलिगेशन के बाद फिर से पूरे देश में डिबेट स्टार्ट हो चुकी है कि नेशनल सॉन्ग वर्सेस नेशनल एंथम, वंदे मातरम को नेशनल एंथम की जगह नेशनल सॉन्ग का स्टेटस क्यों मिला। अगर की एलिगेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत के टुकड़े टुकड़े किए। तो पहले वंदे मातरम गीत का टुकड़ा टुकड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद देश के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और देश का भी विभाजन हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के रूप में भी देश को बांटा गया था। इस पूरे स्टांजा के रिमूवल को अपीजमेंट पॉलिटिक्स का पार्ट बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसको पूरे गहराई में जानने से पहले आइए समझते हैं कि वंदे मातरम जो है उसकी रचना किसने की थी। तो सन 1875 यानी कि 150 साल पहले आज से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने इस पूरे वंदे मातरम की रचना की थी। इसका एक्सपैंडेड वर्जन को बाद में 1881 में उनके बहुत फेमस नॉवल या बुक बोल सकते हैं आनंद मठ में भी इंक्लूड किया गया था। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वंदे मातरम एक नेशनल एंथम के रूप में उभर कर सामने आया था। अगर हम इस पूरे वंदे मातरम का एसेंस और मीनिंग जानने की कोशिश करें तो इसको हम इससे समझ सकते हैं कि इस गीत के थ्रू, इस गान के थ्रू भारत के राष्ट्र को एक मदर का रूप दिया गया था। भारत माँ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा हुआ हम मान सकते हैं। आगे के जो वर्स हैं वंदे मातरम सॉन्ग में ही, इनमें दुर्गा लक्ष्मी ऐसी डिवाइन फेमिनिन पावर का भी इसमें आह्वान किया गया है। और पूरे मामले में अगर हम पूरे अच्छे तरह से कॉम्पोजिटिवली देखें तो कहीं ना कहीं ये नेशनल स्ट्रगल के दौरान, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान वंदे मातरम एक सिंबल बन के उभरा था। सिंबल त्याग यानी सैक्रिफाइस का, रेजिस्टेंस का अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसको फिर नेशनल एंथम का स्टेटस क्यों नहीं दिया गया। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड वांट टू ब्रिंग योर attention to the fact that Legacy IAS Academy we are going to soon commence batches. The regular weekday batches are going to commence on 15th of December, 19th of January and 16th of March. Similarly, the regular weekend batches are going to commence on 27th December, 14th February and 18th of April. These batches will benefit those students who are preparing for the examination along with the full-time studies and full-time job. At the same time, we ensure comprehensive coverage of GS papers in all of the program feature. We have one-to-one mentorship and doubt solving sessions. We also encourage students to participate in daily mains answer writing and to get the feedback to further improvise their writing. At the same time, we know that you have to be aware about your strengths and weaknesses. That is only possible if you are continuously participating in the test series, you are getting the feedback, and based on those you are further streamlining your preparation as such. If you want to know more detail about the course programs and feature, you can click the link in the description box of this particular video. You can download the Legacy IAS app as well, which will boost your preparation for civil services. Now if you like our video, please ensure to hit like button and also subscribe to our channel. Now the question that comes is क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनगण मन को एज अ नेशनल एंथम फेवर किया गया था। तो इसका जवाब हम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई जो लेटर्स हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज के, जैसे कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था, उन्होंने इवन हम बोल सकते हैं कि पंडित सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखा था। तो उनका मानना यह था कि अगर नेशनल एंथम की बात करें तो उसमें क्या जो उसके गीत हैं, क्या लिरिक्स हैं,
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस तरह का ट्यून है उस पे आता है, क्योंकि उनका मानना था कि नेशनल एंथम कभी जहां प्ले किया जाता है उसको गाया नहीं जाता है, उसको इंस्ट्रूमेंटली प्ले किया जाता है ऑर्केस्ट्रास के द्वारा, आइदर विद इन कंट्री और इवन इन द इंटरनेशनल लोकेशंस, जब कोई अगर स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह हो रहे हो तो उनका मानना था कि वंदे मातरम का जो ट्यून है वो डिफिकल्ट हो जाएगा ऑर्केस्ट्रास के लिए प्ले करना। दूसरा उनका यह मानना था कि जो नेशनल एंथम होना चाहिए वो एनर्जेटिक, ग्लोबल और इजिली प्लेबल होना चाहिए, जबकि उनका यह मानना था कि वंदे मातरम जो है वो प्लानिटिव है, रिपीटेटिव है और ये डिफिकल्ट हो जाता है प्ले करने के लिए। ऑब्वियसली उनका कहना यह था कि वंदे मातरम कहीं ना कहीं हमें एक लॉन्गिंगनेस फॉर फ्रीडम का जो माइंडसेट है, लॉन्गिंगनेस फॉर फ्रीडम का जो आइडिया या इमोशन है उसको पोर्ट्रे करता है। ऑन द अदर हैंड जनगण मन कहीं ना कहीं विक्ट्री या ट्रायम्फ से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर देश आजाद हो गया तो जनगण मन कहीं ना कहीं इसको अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। इस बेसिस पे वंदे मातरम की जगह पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि जनगण मन इज बेटर सूटेबल फॉर बिकमिंग अ नेशनल एंथम। नाउ एट द सेम टाइम म्यूचुअल कंसिडरेशंस को उन्होंने क्लियरली एक्सप्रेस किया था जब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के बाद में लीडर बने, पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी थे जवाहरलाल नेहरू के हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बताया कि नेशनल एंथम मस्ट बी इजी टू प्ले फॉर आर्मी बैंड्स, ऑर्केस्ट्रास, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल एंड थर्ड रिफ्लेक्ट विक्ट्री प्लस फ्यूचर विजन। और अगर हम इन तीनों पैरामीटर्स पे वंदे मातरम या जनगण मन को इवैल्यूएट करते हैं तो जनगण मन इन तीनों क्राइटेरिया को बेटर तरीके से मीट करता है। एट द सेम टाइम लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी कंसर्न को भी उन्होंने एक्सप्रेस किया था। उनका कहना था कि वंदे मातरम अगर हम देखें तो डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ऑन द अदर हैंड जनगण मन सिंपलर लैंग्वेज है। Vande Mataram will be complex for foreign audiences to understand, to get an idea about. Janagan Man will be modifiable over time. Third, tune not easily grasped by the orchestras and bands, not only Indian bands but even international band talk about. Janagan Man is something that will have better accessibility and thus India will be able to the bands will be able to play it better as such. At the same time वंदे मातरम, दूसरा यहाँ पे एलिगेशन है कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टांजास को ही नेशनल सॉन्ग में इंक्लूड किया गया था, बाकी सारे स्टांजास को एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि वंदे मातरम जो पूरा गीत था उसको कहीं ना कहीं शॉर्टन किया गया है इनिशियल डेज में। इसका क्या रीजन है? तो सबसे पहले रीजन तो यह है कि 6 स्टैंजास जो एडेड हैं वो हिंदू इमेजरी को इवोक करते हैं। इसका रीजन यह है कि इनका इवोल्यूशन तब हुआ था जबकि बंगाल में फकीर सन्यासी रेबेलियन चल रहा था अगेंस्ट द मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, मुस्लिम किंग के अगेंस्ट। सम मुस्लिम फाउंड दैट वर्सेस रिलीजियसली एक्सक्लूजनरी इन नेचर, क्योंकि इस्लाम में आइडोलेट्री और आइडल वर्शिप इज प्रोहिबिटेड। और इस मामले में अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उन्होंने तो उसको ये बताया था कि ये जो हिम्न है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम के अगेंस्ट, मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेड को पैदा कर रही है, यानी कि कॉम्युनल सेंसिटिविटी का मैटर था जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक्सेप्ट किया था एंड बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। राइजिंग कॉम्युनल पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलता है 1920 से 1930 के दौरान, जबकि हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन हिंदू महासभा के दौरान और मुस्लिम का कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही थी। यही वो समय था जब बंगाल का भी पार्टीशन हुआ है और हमें बहुत सारी जगहों पर बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगों का देखना मिल रहा है। कांग्रेस ने इसको इंक्लूसिव सिंबोलिज्म के रूप में फ्रीडम मूवमेंट का वंदे मातरम को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस कोशिश कर रही थी। तो इनका ये मानना था कि अगर हम सारे स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करते हैं तो रादर देन बीइंग इंक्लूसिव सिंबल इट विल बिकम एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशनरी सिंबल। ऐसा अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की व्यू के भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो उन्हों का व्यू कहीं ना कहीं अलग था। सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि फुल वंदे मातरम जो है पूरे 8 स्टैंजा के साथ नेशनल सॉन्ग में इंक्लूड होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको की माना जाता है कि पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने ही वंदे मातरम का पाठ किया था, वंदे मातरम को गाया था कांग्रेस सेशन के दौरान, तो उनका ये कहना था कि अगर हम वंदे मातरम को देखें तो सिर्फ पहली 2 स्टांजास ही हैं जो कि यूनिवर्सली इंस्पायरिंग है एंड दैट इज व्हाई इंक्लूडिंग इट ओनली इन द नेशनल सॉन्ग विल मेक सेंस। उनका यह भी कहना था कि शॉर्ट एंड फॉर्म हैड सेपरेट आइडेंटिटी विदाउट ऑफेंसिव एनी रिलीजन, विदाउट ऑफेंसिव एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं वो जवाहरलाल नेहरू के व्यू पॉइंट से सहमत थे कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, इंक्लूसिव अगर हम सॉन्ग की बात करते हैं तो पहली 2 स्टांजा वंदे मातरम की सूटेबल होती है। इस पूरे मामले को कांग्रेस का भी स्टैंड यहाँ पे आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम देखने को मिल रहा कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग दोनों ने अपना क्लियरली स्टेटमेंट जारी कर दिया था, अपना स्टैंड रख दिया था। तो 1937 के कांग्रेस सेशन में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको कि प्रिपेयर करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मदद की थी।
उनका रेजोल्यूशन में ये कहना था कि सिर्फ पहली जो दो स्टांजास हैं वंदे मातरम की, वही पूरी सारी कम्युनिटीज जो है इंडिया में उनके लिए एक्सेप्टेबल होंगी, यानी कि सिर्फ इन्हीं को नेशनल सॉन्ग के रूप में हमें इंक्लूड करना चाहिए, बेसिकली हम बोल सकते हैं। लेटर वर्सेस या तो उनको बहुत रेयरली गाया जाता है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ऑफेंड करने का काम करती है, तो एक कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। तीसरा, इन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर कहीं भी किसी भी प्रोग्राम किसी फंक्शन में अगर कोई कम्युनिटी चाहे कि अगर वो पूरा गाना गाना चाहती है, पूरा वंदे मातरम गाना चाहती है, तो उनको अलाउ होगा, अराउंड दी अपार्ट फ्रॉम वंदे मातरम दूसरा कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग भी वो गा सकते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, क्योंकि 1937 अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है इंडिया में, 1947 में भारत आजाद हुआ और 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये फाइनली एक डिसीजन लिया कि शॉर्ट वर्जन जो है वंदे मातरम का, यानी कि पहला दो स्टांजा, वही नेशनल सॉन्ग के रूप में इसको अडॉप्ट किया जाएगा। जनगण मन को नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया जाएगा, जबकि बोथ जो हैं वो कहीं ना कहीं एक फॉर्मल स्टेटस का सिंबल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। अब क्वेश्चन ये है कि 150 साल बाद और 1951 के बाद फिर से हम क्यों इस डिबेट की ओर वापस बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले अगेन हम रिवाइज कर दें तो हम इस पर्टिकुलर साल 2025 में वंदे मातरम की 150th एनिवर्सरी मना रहे हैं, रचना की एनिवर्सरी हम बोल सकते हैं, एंड इस वजह से पॉलिटिकल मैसेजिंग को कहीं ना कहीं ये फ्यूल कर रही है। दूसरा, सॉन्ग जो है वो सेक्युलरिज्म वर्सेस कल्चरल आइडेंटिटी के डिबेट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इंडिया में बहुत सालों से चलती आ रही है। और दूसरा, अगर हम पॉलिटिकल रीजन देखें तो वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस वजह से भी चूंकि ये वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और बंगाल की पॉलिटिक्स, बांग्लादेश की विभाजन से भी बांग्लादेश के डिवीजन से भी कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है, तो इस वजह से भी ये डिबेट जो है इंटेंसिफाई होती दिख रही है। इन द लास्ट वी कैन से कि अगर हम बात करें लेगेसी की, तो वंदे मातरम ऑब्वियसली चूंकि ये नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, तो इमोशन, स्ट्रगल और मेमोरी ऑफ फ्रीडम को कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दर्शाता है। जनगण मन, जैसा कि हम जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है, तो ये यूनिटी, सॉवरेनिटी और मॉडर्न इंडिया का रिफ्लेक्शन है, ऐसा ही बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं। 150 साल बाद हम ये क्लियरली स्टैब्लिश कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि चाहे बात वंदे मातरम की हो, चाहे बात जनगण मन की हो, दोनों कहीं ना कहीं एक पावरफुल कंटेस्टेड सिंबल के रूप में इंडिया में आज भी देखे जाते हैं। That is all for this particular video. If you like the video, please hit like button, share it with your friends, as a subscribe channel for more such content. Thank you.